स्वागत आप सभी का तैयारी करो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमारी बातें चल रही हैं अंत्यस्रावी तंत्र पर, और अंत्यस्रावी तंत्र में हमने पीयूष ग्रंथि पर चर्चा स्टार्ट की है। अंत्यस्रावी तंत्र यानी आपका जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया फर्स्ट ग्रेड में वो है नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात हम कर रहे हैं। और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमने अंत्यस्रावी तंत्र में हार्मोन पर चर्चा स्टार्ट की है। हार्मोन यानी अंत्यस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं, और ये रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर के व्यवहार को बदलने की ताकत रखते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था एक हार्मोन होता है जो शरीर की वृद्धि करवाता है। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार है। चलिए, तो मैंने आप लोगों को बताया, देखो अगर ये वृद्धि हार्मोन का स्राव ना हो तो व्यक्ति बूढ़ा रह जाता है, उसके अंगों में लंबाई नहीं बढ़ पाती, हड्डियों में मांसपेशियों में लंबाई नहीं बढ़ पाती है। तो ये हार्मोन हमारे शरीर के व्यवहार को बदलने की ताकत रखते हैं। हार्मोन का स्राव अंत्यस्रावी ग्रंथियों से होता है और ये रक्त के द्वारा लक्ष्यों तक पहुंचाए जाते हैं। ये लक्ष्यों को प्रकाश के बाद नष्ट हो जाते हैं, पर नए बनते रहते पुराने वाले नष्ट होते थे, इसलिए इनका संग्रह नहीं होता है। लेकिन एकमात्र हार्मोन इसका संग्रह होता है, तुम्हारा थाइरोक्सिन हार्मोन है। नमस्कार भी नमस्कार सभी को, सुबोध राज, पिंकी, मूलाराम, सभी को नमस्कार है, जयदेव, सभी को नमस्कार भाई। चलिए, तो जाति विशेष नहीं होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जाति विशेष का मतलब होता है कि किसी दूसरी जाति का हार्मोन भी हम अपने काम में ले सकते हैं। और इसलिए मैं तुम लोगों को बताया था 1985 से पहले इंसुलिन हार्मोन के लोग घोड़े पालते थे, और हार्मोन जो होते हैं ये प्रोटीन के अलावा अन्य पदार्थों के बने होते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रंथियां मैंने आप लोगों को बताई थी कि ऊपर से नीचे ग्रंथियों का क्या काम रहता है। 6 ग्रंथियां मैंने बताई थी। सबसे ऊपर पीनियल होती है, पीनियल के बाद पीयूष होती है, पीयूष के बाद तुम्हारी याद रखना थायराइड, थायराइड के बाद पैराथायराइड, पैराथायराइड के बाद तुम्हारी थाइमस और एड्रिनल। ये 6 ग्रंथियां तुम्हारी प्योरली अंत्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। प्योरली का मतलब केवल अंत्यस्रावी हार्मोन ही निकलेंगे, बाकी अन्य पदार्थों का स्राव नहीं होगा। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है, वो काम भी करता है लेकिन हार्मोन भी रिलीज करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हमने एक मस्तिष्क का भाग होते हुए भी अंत्यस्रावी ग्रंथि कहा है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया अग्नाशय से और जनन ग्रंथियां वो मिश्रित प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, वो दो अस्थायी होती है। और वो दो अस्थायी कौन-कौन सी होती है तो याद रखिएगा, एक होती है तुम्हारी इसमें आपकी प्लेसेंटा और एक होती है कार्पस लूटियम। ये अस्थायी अंत्यस्रावी ग्रंथियां होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान बनती है, केवल महिलाओं में ही बनती है, बाकियों में नहीं बन पाती है। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि को स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि ये ग्रंथि तुम्हारे शरीर की सबसे छोटी अंत्यस्रावी ग्रंथि है, मटर के दाने के समान होती है, हाइपोथैलेमस की निचली सतह पर पाई जाती है। मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, उसकी निचली सतह पर पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, और इसकी दो पालियां हैं, दो लोब्स हैं, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली से भी हार्मोन निकलते हैं और पश्चपाली से भी हार्मोन का स्राव होता है, याद रखिएगा। अग्रपाली से हमने 4 हार्मोन पर चर्चा की थी। पहला वृद्धि हार्मोन पर हमने बात की थी। वृद्धि हार्मोन याद रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन जिसको सोमेटोट्रोपिन हार्मोन एसटीएच कहते हैं। क्या काम करता है ये हार्मोन? तो शरीर के जो हड्डियां और मांसपेशियां होती हैं उनमें वृद्धि करवाता है, उत्तक्षय को रोकता है, कोशिकाओं में बुढ़ापे को रोक देता है, उत्तकों को मरने नहीं देता है, उत्तक्षय होने नहीं देता जल्दी से ही, और थाइरोक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। अब इस हार्मोन की कमी होती है बाल्यावस्था में, तो बच्चा बोना रह जाएगा। देखो कितना खतरनाक काम होता है। अगर ये हार्मोन बचपन में ना निकले तो बच्चा बोना रह जाएगा। और ऐसे बोनों को मीजेट कहते हैं कि बोने जो होते हैं फिल्मों में, नाटकों में और सर्कस में काम करते हैं। अगर अब हमारे अंदर वैसा अवस्था में हार्मोन की कमी हो जाए तो उत्तक्षय हो जाएगा। इसका मतलब होगा हमारे अंदर शीघ्र ही बुढ़ापा आ जाएगा, और इस रोग को कहेंगे हम साइमंड का रोग या पियूष मिक्लोडिमा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर हार्मोन की अधिकता होती है, बाल्यावस्था में हार्मोन की अधिकता हो जाए तो व्यक्ति की हाइट 7 से 8 फीट तक चली जाती है। शरीर भीम का महाकाय हो जाता है, महान प्रताप जैसा हो जाता है, खली जैसा शरीर बन जाता है, महाकाय हो जाता है, 7 से 8 फीट तक चला जाता है शरीर। भीम की हाइट 9 फीट बताई जाती है। इतनी ज्यादा हाइट होना इस वृद्धि हार्मोन की अधिकता है, क्योंकि हड्डियों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इस रोग को हम कहते हैं आपका ज़ाइजेटिज्म या महाकायता। वैसा अवस्था में हार्मोन की अधिकता हो जाए तो चेहरे की हड्डियां अत्यधिक बढ़ जाती है, जैसे चेहरा गोरिल्ला के समान हो जाता है। इस रोग को एक्रोमेगेली कहते हैं। एक्रोमेगेली कहते हैं, 2-3 बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद मैंने हार्मोन बताया एफएसएच हार्मोन, पुट्टी का प्रेरक हार्मोन, महिलाओं में अंडाणु बनाता है, पुरुषों में शुक्राणु बनाता है। इसके अलावा महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्राव करवाता है एफएसएच। तो फिर एलएच क्या कर रहा है? एलएच पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्राव करवाता है, महिलाओं में अंडोत्सर्ग करवाता है। और अंडोत्सर्ग का मतलब होता है कि अंडाशय से अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। और इसी दौरान यदि महिलाओं में प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये तो एलएच हार्मोन कार्पस लूटियम का निर्माण करवाएगा। तो कार्पस लूटियम एक ऐसा अंतस्रावी ग्रंथि होगी जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखेगा। तो हम टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए आगे चर्चा करेंगे जनन ग्रंथियों में। अभी तुम इतना याद रखो कि ये हार्मोन स्रावित कौन करवाता है, कौन सा हार्मोन इन हार्मोनों को स्रावित करवाता है, तो याद रखना एफएसएच एस्ट्रोजन का स्राव करवाता है, एलएच पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन का स्राव करवाता है। इसके अलावा एलएच कार्पस लूटियम का विकास भी करता है। तो इतनी बातें हमारी कर हो गई थी, इतनी बातें हमारी कर हो गई थी। आगे बढ़ा रहा हूं, चौथे हार्मोन की बात कर रहा हूं। अग्रपाली से चौथे हार्मोन की बात कर रहा हूं। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ध्यान से सुन, लेक्ट शब्द जहां पर देखिए, ये लेक्ट शब्द देखो, लेक्ट आ रहा है, यहां पर भी लेक्ट आ रहा है। लेक्ट का मतलब होता है दूध। लेक्ट शब्द जहां पर देखिए इसका मतलब दूध की बात हो रही है। जैसे लैक्टिक अम्ल दूध से दही बन जाता है, लैक्टोज दूध की शर्करा होती है, लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया जो दूध को दही में बदल देता है। तो जहां पर भी लेक्ट शब्द आए इसका मतलब दूध की बात होगी, याद रखना। तो ये जो प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है, यह गर्भावस्था के दौरान यानी जैसे ही गर्भावस्था कंप्लीट होने वाली होती है, बच्चे का जन्म होता है, उसमें दूध का निर्माण करवाता है। दूध का निर्माण करवाने वाला हार्मोन, दूध का निर्माण करवाने वाला हार्मोन। अगर आपसे पूछे कि प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी होने वाली होती है उस समय दूध ग्रंथि में दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन करवाता है, तो लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है जो दूध का निर्माण करवाता है। इसलिए इसे मदर हार्मोन भी कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूं मदर हार्मोन, ये तुम्हारा मदर हार्मोन है, यही लिख देते हैं मदर हार्मोन। ये मदर हार्मोन है क्योंकि ये दूध का निर्माण करवाने वाला हार्मोन होता है। यही वो हार्मोन है जो दूध का निर्माण करवाएगा स्तन ग्रंथियों के अंदर, दूध ग्रंथियों के अंदर दूध का निर्माण करवाएगा। इसके अलावा क्या करता है? पक्षियों में घोंसला बनाने की क्रिया को प्रेरित करता है। पक्षियों में घोंसला बनाने की क्रिया को प्रेरित करता है, बनाने की क्रिया को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। पैतृक संरक्षण बोलते हैं, पैतृक संरक्षण। अगर एक शब्द देखो तो पैतृक संरक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन, उत्तरदायी हार्मोन। पैतृक संरक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन तुम्हारा कौन सा होगा, तो याद रखना पैतृक संरक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है तुम्हारा ये प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये वो हार्मोन होता है जो पक्षी में घोंसला बनाने की क्रिया को प्रेरित करता है। मतलब समझ रहे हैं इसका? जब कोई मादा पक्षी प्रेग्नेंट हो जाता है, कोई मादा पक्षी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो अपने आप घोंसला बनाती है। कभी चिड़ियों को देखना तुम लोग, चिड़ियों का जोड़ा होता है, इसमें नर होता है और मादा होती है, और जब मादा प्रेग्नेंट हो जाती है तो नर और मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। क्या वो चिड़िया मां से घोंसला बनाना सीख रहा है? नहीं, ये अपने आप उसमें प्रेरित घटना होती है जिससे वो अपने आने वाले बच्चों का संरक्षण कर सकती है। इसी घटना का नाम होता है पैतृक संरक्षण, और इसके लिए उत्तरदायी होता है ये प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। जैसे कोई मादा पक्षी प्रेग्नेंट होगा तो वो अपने आप, उसके साथ जो नर होगा वो और वो मादा पक्षी दोनों अपने आप घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें कौन सा हार्मोन का स्राव होने लग जाता है, तो प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक। और इस वजह से मादा घोंसला बनाना शुरू कर देती है, जिसकी हेल्प नर करता है उसमें, याद रखना। इसी घटना का नाम होता है पैतृक संरक्षण, और इसके जो उत्तरदायी हार्मोन होता है वो तुम्हारा यही प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है।
पक्षियों में क्रॉप मिल्क का निर्माण करवाता है, पक्षियों में क्रॉप मिल्क का निर्माण करवाता है। क्रॉप मिल्क ये क्या बोला है, ध्यान सुना, क्रॉप मिल्क का निर्माण करवाता है। तो ये क्या है, तुमने देखा होगा कि जब अंडों से पक्षी निकल जाते हैं, अंडों से पक्षी निकल जाते हैं तो जो मादा होती है वो अपनी चोंच से एक लिपिड पदार्थ जो है, अपनी चोंच से एक लिपिड पदार्थ बच्चे के मुंह में डालती है, उसे कहते हैं क्रॉप मिल्क, उसे कहते हैं क्रॉप मिल्क। और वो जो क्रॉप मिल्क होता है वो तुम्हारा यही प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन बनाता है मादा पक्षियों के अंदर। तो मादा पक्षियों के अंदर ये जो हार्मोन होता है तुम्हारा प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन, यही है क्रॉप मिल्क का निर्माण करवाता है और यही घोंसला बनाने की क्रिया को प्रेरित करता है। और हमारे अंदर अन्य स्तनधारी जीवों के अंदर ये प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी होने वाली होती है उस समय दूध ग्रंथि में दूध का निर्माण करवाता है, इसीलिए इसे मदर हार्मोन कहा जाता है। तो कौन से हार्मोन को मदर हार्मोन कहा जाता है, तो याद रखना प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन को हम मदर हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन दूध का निर्माण करवाने वाला, पक्षियों में घोंसला बनाने की क्रिया को प्रेरित करने वाला और पक्षी इसके अलावा पक्षियों में क्रॉप मिल्क का निर्माण करवाने वाला हार्मोन होता है। तो ये अग्रपाली से हमने 4 हार्मोन पढ़े, प्रति हार्मोन, एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन। 3 हार्मोन की चर्चा हम और करेंगे जब मैं अलग-अलग ग्रंथियां पढ़ाऊंगा, क्योंकि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है और अन्य ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण करती है। और वो नियंत्रण कैसे करेगी, वो नियंत्रण करेगी हार्मोन के द्वारा। जब हम ग्रंथियां पढ़ेंगे तो मैं उसके साथ-साथ में वो हार्मोन भी पढ़ाता चला जाऊंगा। तो यहां पर भी 4 हार्मोन याद करने हैं। पहला हार्मोन है आपका प्रति हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, एसटीएच हार्मोन। दूसरा जो इसमें हार्मोन है तुम्हारा याद रखिएगा वो एफएसएच हार्मोन है। एफएसएच क्या काम कर रहा था, पुरुषों में शुक्राणु बना रहा था, महिलाओं में अंडाणु बना रहा था, महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्राव करवा रहा था। एलएच हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्राव करवाता है, महिलाओं में अंडोत्सर्ग करवाता है और कार्पस लुटियम का विकास करवाकर प्रोजेस्टेरोन का स्राव करवाएगा। ये क्या करता है, हमारे अंदर दूध का निर्माण करवाता है, महिलाओं में दूध का निर्माण करवाएगा, याद रखिएगा। और इसके अलावा पक्षियों में घोंसला बनवाएगा और क्रॉप मिल्क का निर्माण करवाएगा। तो ये 4 हार्मोन हो गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान सुनना, पश्चपाली के हार्मोन, पश्चपाली के हार्मोन और पश्चपाली के जो हार्मोन होते हैं, पश्चपाली के जो हार्मोन होते हैं वो ध्यान सुनना। तो पश्चपाली के हार्मोन का निर्माण, पश्चपाली के हार्मोन का निर्माण इंपोर्टेंट है, लेकिन ध्यान सुन लीजिएगा, निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। लेकिन इनका स्त्राव पश्चपाली से होता है। ध्यान सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। पश्चपाली के जो हार्मोन है, अग्रपाली हार्मोन अग्रपाली खुद बनाएगी, लेकिन पश्चपाली के हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस में, जहां पर तुम्हारी पीयूष ग्रंथि इसके नीचे वाले भाग पे लटकी रहती है, अधर सतह पर लटकी रहती है पीयूष ग्रंथि। तो पश्चपाली के हार्मोन कौन बना रहा है, हाइपोथैलेमस। और वो हाइपोथैलेमस हार्मोन बनवाएगा, पश्चपाली में रखेगा और पश्चपाली से इनका स्राव होगा। तो स्राव कौन करवाता है, पश्चपाली करवाती है। बनता कहां है, हाइपोथैलेमस में बनता है। तो पश्चपाली के हार्मोन का निर्माण हाइपोथैलेमस में होगा और स्राव तुम्हारी करवाएगी ये पश्चपाली। अच्छा, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण करता है, पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण करता है, पर नियंत्रण करता है। इसे हेडमास्टर ग्लैंड कहते हैं, हेडमास्टर ग्लैंड, ग्लैंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, सुपर कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ध्यान से सुनना क्या लिखा है मैंने, ये जो तुम्हारा हाइपोथैलेमस है, ये पीयूष ग्रंथि जिसको हमने मास्टर ग्रंथि कहा था उसके कार्यों पर नियंत्रण करता है। अब जब ये पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण करता है तो एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, अंतःस्रावी तंत्र हम पढ़ रहे हैं, और इस अंतःस्रावी तंत्र की हेड कौन है, पीयूष ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहा था। अब इस मास्टर ग्रंथि पर भी कंट्रोल करने वाला बैठा हुआ है कौन, हाइपोथैलेमस। किसका भाग है, मस्तिष्क का भाग है, मस्तिष्क का भाग है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो मैंने आपको बताया था कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण करेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, हेडमास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर का मास्टर कौन है, मास्टर का मास्टर कौन है, हेडमास्टर, और हेडमास्टर हेड होता है, याद रखिएगा। और सुपर कमांडर है किसका, एंडोक्राइन सिस्टम का। सुपर कमांडर होता है एंडोक्राइन सिस्टम का, क्योंकि पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल पीयूष ग्रंथि करते हैं, पीयूष ग्रंथि कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो ये हो गया तुम्हारा हाइपोथैलेमस के बारे में 2-3 बात याद रखनी है कि इसमें पश्चपाली के हार्मोनों का निर्माण होता है और इसका स्राव पश्चपाली करती है। हार्मोन कौन कौन से, तो याद हो गया होगा कि जो हेड एंडोक्राइन सिस्टम की वो पीयूष ग्रंथि है और उसका भी सुपर हेड कौन है तुम्हारा, याद रखिएगा वो हाइपोथैलेमस है। इसलिए सुपर कमांडर का मास्टर से ऊपर काम करता है, हेडमास्टर है या मास्टर का भी मास्टर है, याद रखना हाइपोथैलेमस। तो पीयूष ग्रंथि को कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, कौन सा हार्मोन बंद करना है, ये संदेश तुम्हारा यही हाइपोथैलेमस देता है। आगे बढ़ रहे हैं, अब कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलेंगे। पहला हार्मोन मैंने बताया था ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसी को कहते हैं पिटोसिन हार्मोन, पिटोसिन हार्मोन, इसी को कहा जाता है लव हार्मोन। ये तुम्हारा लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन क्या हार्मोन, अब सुनना। गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में रखने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। और जैसे ही 9 महीने का टाइम पूरा होता है पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से इस हार्मोन का स्राव होता है और ये हार्मोन रक्त के द्वारा गर्भाशय में पहुंचेगा और गर्भाशय में गर्भाकुंचन क्रिया करवाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, गर्भाशय फैलेगा, संकुचित होगा, फैलेगा, संकुचित होगा, जिससे बच्चे का जन्म होगा। क्योंकि इस वजह से लेबर पेन शुरू हो जाएंगे और लेबर पेन शुरू होने से बच्चे का जन्म हो जाता है। तो क्या करता है यार, बच्चे के जन्म के लिए आवश्यक हार्मोन, बच्चे के जन्म के लिए आवश्यक हार्मोन, बच्चे के जन्म के लिए ही हार्मोन आवश्यक होता है, हार्मोन आवश्यक हार्मोन। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में गर्भाकुंचन गतियां करवाता है, गर्भाकुंचन गतियां करवाता है, जिससे अत्यधिक पीड़ा होती है, जिसे प्रसव पीड़ा लेबर पेन कहते हैं, जिससे बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, आसानी से हो जाता है। तो ध्यान सुन लेना,
ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है, यही वो हार्मोन है जो बच्चे का जन्म करवाता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो हार्मोन है जो कभी बच्चे का जन्म नहीं होने देता है, वो हमेशा गर्भावस्था बनाए रखता है। तो 9 महीने तक बच्चे को गर्भावस्था में बनाए रखने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होगा। लेकिन जैसे 9 महीने का टाइम पूरा होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा और तुम्हारे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ के जैसे ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ा, उसने गर्भाशय में जाकर गर्भाकुंचन क्रिया करवाई, गर्भाकुंचन कॉन्ट्रैक्शन करवाया, फिर रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स ऐसे ऐसे किया, इस वजह से लेबर पेन हुआ और लेबर पेन होने से बच्चे का जन्म हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो गर्भाशय में चीजों को रुकने नहीं देगा, गर्भाशय में चीजों को रुकने नहीं देगा, याद रखना। और प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को बनाए रखेगा, मतलब एक दूसरे का विरोधी हार्मोन है। तो प्रश्न आता है ऑक्सीटोसिन का विरोधी हार्मोन कौन है? तो प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का विरोधी कौन है? ऑक्सीटोसिन है, याद रखिएगा। अब जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे के जन्म के बाद दूध का स्राव करवाने वाला हार्मोन है, दूध का स्राव करवाने वाला हार्मोन, स्राव करवाने वाला हार्मोन, करवाने वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन है जो दूध का स्राव करवाता है? दूध का निर्माण किसने करवाया था? प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक ने। बात को समझना, डिफरेंस करना। दूध का निर्माण तो कराया प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक ने, लेकिन दूध का स्राव कौन करवाता है? दूध का सीक्रेशन कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। दो अलग प्रश्न बन गए। कौन सा हार्मोन दूध का निर्माण करवाता है? तो दूध का निर्माण करवाने वाला हार्मोन होता है, याद रखिएगा। दूध का जो निर्माण करवाने वाला हार्मोन होता है वो तो है आपका ऑक्सी क्या प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन। लेकिन दूध का स्राव कौन करवाता है भाई? तो दूध का स्राव करवाने वाला हार्मोन तुम्हारा है, याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन या पिटोसिन हार्मोन। ये पिटोसिन इसी का दूसरा नाम है। अब जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे और मां के बीच में स्नेह पैदा होता है, बच्चे और मां के बीच में स्नेह पैदा होता है, इसीलिए इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। तुमने पशुओं में देखा होगा, जब पशु बच्चे को जन्म देता है तो वो बच्चे के पास किसी दूसरे जीव को आने नहीं देता है। या जंगलों में तुमने कभी देखा होगा कि जब कोई जंगली जीव, हिरण या कोई और बच्चे को जन्म देता है तो उसके बाद अगर शेर आता है तो वो मां उस शेर से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। ये जो स्नेह पैदा होता है मां और बच्चे के बीच में, ये इसी हार्मोन की देन होती है और इसीलिए इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। कौन से हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आप सुनो, अगर ये हार्मोन ना निकले तो याद रखना लेबर पेन नहीं शुरू होते हैं, और लेबर पेन शुरू नहीं होंगे तो बच्चे का जन्म नहीं हो पाता है। अगर इसका हार्मोन का स्राव हो जाए लेकिन इसके बाद इसका स्राव ना हो तो दूध का स्राव बंद हो जाता है, याद रखना। दूध का सीक्रेशन भी बंद हो सकता है, इसलिए बहुत खतरनाक होते हैं हार्मोन, याद रखना ये बात। इसके बाद अगर हम बात करें गाय व भैंसों के थनों से दूध उतरवाने वाला हार्मोन, थनों से दूध उतरवाने वाला हार्मोन, उतरवाने वाला हार्मोन, दूध उतरवाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना तुम्हारा यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। अब सुनना मेरी बात को आराम से। जैसे ही कोई पशु, मादा पशु प्रेग्नेंट हो जाएगा तो भाई जैसे प्रेग्नेंट होता है तो ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे क्योंकि गर्भावस्था में रहने वाला हार्मोन तो प्रोजेस्टेरोन होता है भैया, और जैसे मादा पशु प्रेग्नेंट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया, ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाएगा। और जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल कम होगा दूध का स्राव बंद हो जाएगा। लेकिन हमें दूध चाहिए, याद रखिएगा, हमें दूध चाहिए, और इसीलिए हम मार्केट जाते हैं और मार्केट जाकर ऑक्सीटोसिन के टीके लाते हैं और पशुओं को लगा देते हैं। अगर कोई मादा पशु 6 महीने का या 7 महीने का प्रेग्नेंट होता है तो दूध का स्राव बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसको तुम कई भाषाओं में कहते हैं, इसको पाखड़ी हो गई भैंस या गाय। वो इसलिए हो गई है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत कम हो जाता है, और इस वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो गया, दूध का स्राव बंद हो जाएगा। और इसी वजह से हम जाते हैं मार्केट में लगाते हैं ऑक्सीटोसिन के टीके, और वो टीके लगाते हैं पशुओं के, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन का टीका लगता है दूध का स्राव हो जाएगा। तो यही प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखना। ऐसा ही पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि गाय और भैंस के थनों से दूध उतरवाने वाला हार्मोन है, तो याद रखना ये हार्मोन है तुम्हारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगर कई बार तुमने देखा होगा कि जब कोई पशु प्रेग्नेंट हो जाता है और वो इसके बाद उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है कि ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत कम हो जाता है, जैसे 2-3 महीने में वो दूध देना कम हो जाता है। तो 2-3 महीने के पशु में भी टीके लगाने शुरू कर देते हैं। एक टीका दिन में लगाते हैं, फिर दोपहर में लगाते हैं, शाम को लगाते हैं, और ये 3-3 टीके लगाकर हमने ऑक्सीटोसिन का लेवल इतना बढ़ा दिया कि अब उस बच्चे का जो बच्चा भ्रूण था माता भैंस के या गाय के, मतलब पशु के गर्भाशय में, वो बच्चा जन्म हो जाएगा उसका। और अगर किसी बच्चे का 2-3 महीने में जन्म हो जाता है तो कहते हो कि वो मिसकैरेज हो जाता है। इसको मिसकैरेज बोलते हैं, या इसको हम एक अलग शब्द देते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, जब दो या कोई अनचाही प्रेगनेंसी होती है, जैसे हमें कोई बच्चा चाहिए नहीं होता है, हमें अगर कोई बच्चा चाहिए नहीं होता और अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं हमें बच्चा नहीं चाहिए होता है, तो याद रखना डॉक्टर हमें इसी हार्मोन की दवाई देता है जिस वजह से बच्चा गर्भाशय से मिसकैरेज हो जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको, एक तो गर्भाधारण, एक होता है इसको क्या बोलेंगे, इसको शब्द आ जाएगा, दिमाग से निकला हुआ है, दिमाग से निकल चुका है, मिसकैरेज होने वाला, जिसको 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 क्या कहते हैं, 1 महीने की प्रेगनेंसी है, अभी आ जाएगा शब्द, याद रखिएगा। चलिए, तो ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कभी भी गर्भाशय में बच्चे को रहने ही नहीं देगा। ये हार्मोन कभी भी बच्चे को गर्भाशय में नहीं रहेगा, उसका जन्म करवा देगा। अगर 1 महीने की प्रेगनेंसी है तो भी जन्म करवा देगा, और 9 महीने की 12 महीने की पशु प्रेगनेंसी होती है या किसी पशु में 3 महीने की प्रेगनेंसी है, इस हार्मोन को लेवल बढ़ा दे तो ये हार्मोन, याद रखिएगा, मिसकैरेज करवा देता है या बच्चे का जन्म करवा देता है। तो ये जो हार्मोन होता है, इसी वजह से भारत सरकार ने इस हार्मोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, वो है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि इस हार्मोन को पशुओं में लगाना शुरू कर चुके थे, और इसी हार्मोन के टीके हम जो आपके खेतों के जो हरी सब्जियां होती हैं, लौकी, टिंडा, घिया, तोरी, इनकी बेलों के अंदर भी हम ये टीका लगाते थे, और इस टीका लगाने से जो बेलें 2 महीने में फल देने वाली होती थी, वो फल उनकी जो मैच्योर का टाइम था वो बढ़ जाता था, और वो 1 महीने में फल देने लग जाते थे, कम हो जाता है, समय जो कम हो जाता है। तो तुमने देखा होगा कि कई जो ऐसे सब्जी वाले लोग होते हैं, सब्जियां होते हैं, वो बेलों में टीका लगाते हैं। वो टीका किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का। और गाय भैंसों को भी कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन का। अब ऑक्सीटोसिन लगा हुआ टीका, दूध पीते हैं, सब्जियां वही खा रहे हैं, तो पुरुषों पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इस हार्मोन का महिलाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और महिलाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है कि उसमें लैंगिक जो इच्छाएं होती है वो जागृत हो जाती है, या लैंगिक अंगों का विकास जल्दी शुरू हो जाता है। तो हमारे गांव में देखा गया कि 7-8-9 साल के बच्चों में ही, 7-8 या 9 साल के बच्चों में ही एमसी पीरियड शुरू हो गई। ये एमसी पीरियड जो 13-14 साल की उम्र में शुरू होने चाहिए थे, वो 8-9 वर्ष की उम्र में शुरू हो गए। और जब हम इस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चीज को देखता है 8-9 वर्ष की उम्र में एमसी पीरियड शुरू होना बड़ी बात है। उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है ऊपर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय तक। जब भारत के अलग-अलग गांव से इस प्रकार की रिपोर्ट गई तो डॉक्टर को लगा कि वो क्या रहा है, 8-9 वर्ष की उम्र में एक बच्ची मां बनने के लायक है, क्योंकि एमसी पीरियड शुरू होने के बाद मां बनने के लायक हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात थी, और इसीलिए भारत सरकार ने जब स्टडी की तो लोगों को लगा कि गांव के अंदर गाय और भैंसों में और जो फसलें होती है उनके अंदर इनके टीके लगाए जाते हैं, और इनके टीकों की वजह से ही, याद रखिएगा, वो जो दूध या जो सब्जियां है हमारे घरों की जो बच्चियां खाती हैं, उसकी वजह से उन बच्चियों के अंदर, याद रखिएगा, लैंगिक अंगों का विकास जल्दी शुरू हो जाता है। और इस वजह से भारत सरकार ने इस हार्मोन पर प्रतिबंध लगा दिया, इस हार्मोन पर प्रतिबंध लगा दिया। एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो है तुम्हारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये हार्मोन बच्चे के जन्म के लिए आवश्यक होता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में गर्भाकुंचन करवाते हैं, जिससे अतिरिक्त पीड़ा होती है, इसको लेबर पेन कहते हैं, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। तो बच्चे के जन्म के लिए हार्मोन बहुत ही आवश्यक होता है।
और इसके अलावा ये जो हार्मोन होता है ये दूध का स्राव करवाता है। जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है, दूध का स्राव कराएगा, बच्चा और मां के बीच गालिंग पैदा होगा, जिस वजह से मां और बच्चे के बीच में स्नेह पैदा होगा, इसलिए इसे लव हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा गाय और भैंस के तनों से दूध बनने वाला हार्मोन है। और अगर अनचाही प्रेगनेंसी है, अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो भी हम इस हार्मोन की दवाएं लेते हैं। इसलिए शब्द होता है, मेरे दिमाग से निकला पड़ा, मिसकैरेज को हिंदी में क्या कहते हैं वो अगर आपको तो देख लेना तुम लोग। तो ये है, ये हार्मोन अभी शब्द आएगा तो मैं बता दूंगा, ये होता है दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। तो ये तुम्हारा हार्मोन था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको हमने पिटोसिन हार्मोन कहा है। एक मात्र हार्मोन है जो इसका विरोधी है, प्रोजेस्टेरोन का। नोट डाल के लिख देता हूं, यहां नोट डाल के लिख देता हूं, प्रोजेस्टेरोन का विरोधी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन का विरोधी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन का विरोधी हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का विरोधी हार्मोन है? तो याद रखिएगा तुम्हारा ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो प्रोजेस्टेरोन का विरोधी हार्मोन है। तो ये प्रथम हार्मोन हो गया तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो पश्चपाली से स्रावित होता है, जिसका निर्माण आपका हाइपोथैलेमस में होता है। इसके बाद जो दूसरी हार्मोन है, दूसरा जो हार्मोन है वो है आपका वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, या इसी को कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यूरेटिक हार्मोन। तो यही है तुम्हारा वेसोप्रेसिन हार्मोन, या इसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। सुनना, एंटी डाईयूरेटिक, यूरिन होता है मूत्र, मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। कौन सा होगा? वेसोप्रेसिन या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या करता है ये? मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। एक मात्र ऐसा हार्मोन है जो मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। मूत्र में उतना ही पानी जाने देगा जितना हमारे शरीर की कोशिकाओं को आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे शरीर में पानी की ज्यादा आवश्यकता है तो ये मूत्र में से पानी को वापस रक्त में डलवाकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। याद रखना, मूत्र से पानी को वापस अवशोषित करवाकर रक्त में डलवाकर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने का काम इसी एडीएच हार्मोन का होता है। तो मूत्र में उतना ही पानी जाने देगा जितनी हमें शरीर को आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो तुम्हारा हार्मोन होता है, ये जो तुम्हारा हार्मोन होता है, इसी को हम कहते हैं वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक, या शॉर्ट में लिखते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। याद रखना, एडीएच हार्मोन ये वो हार्मोन होता है जो मूत्र में उतना ही पानी जाने देता है जितना हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है। तो मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन एक लाइन में याद रखना है, वो तुम्हारा वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित होता है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना, इसी कमी से, इस हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। अब पानी की मात्रा मूत्र में बढ़ेगी तो मूत्र तनु हो जाएगा, अर्थात मूत्र तनु हो जाता है, अर्थात मूत्र तनु हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तनु हो जाता है, जिससे बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है, जिससे बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है, मूत्र त्याग की इच्छा। इस रोग को याद रखिएगा, इस रोग को उद्दक में, इस रोग को उद्दक में या डायबिटीज, ये शब्द याद कर लेना, ये शब्द याद करना, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अब ये डायबिटीज तुम्हारा शुगर वाला रोग नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, याद रखना। ये तुम्हारा जो रोग है वो डायबिटीज इंसिपिडस है, उद्दक में है। ये किस हार्मोन की कमी से होता है? तो याद रखना, ये हार्मोन होता है तुम्हारा वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और मूत्र डाइल्यूट हो जाएगा, तनु हो जाएगा, जैसे बार-बार मूत्र त्यागा जाएगा, उससे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, याद रखिएगा। और इस रोग को हम कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। शुगर का जो रोग होता है वो डायबिटीज मेलाइटस होता है, जो इंसुलिन हार्मोन के कारण होता है। उसमें भी बार-बार मूत्र त्यागा जाता है, उस मूत्र में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें ग्लूकोज ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ इस मूत्र में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है, याद रखना। हम सब भागते कहां हैं? डायबिटीज नाम सुनते ही हम भागते कहां हैं? इंसुलिन हार्मोन की तरफ भागते हैं, लेकिन ये इंसुलिन वाला हार्मोन नहीं है भाई, ये डायबिटीज इंसिपिडस है। और ये डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ये वो हार्मोन होता है, ये जो रोग होता है जिसमें बार-बार मूत्र त्यागा जाता है, लेकिन ये कौन से हार्मोन के कारण होता है? तो याद रखना, वेसोप्रेसिन के कारण होता है। और वो डायबिटीज मेलाइटस होता है जिसमें याद रखना उसमें मूत्र में ग्लूकोज ज्यादा होता है, उसमें बार-बार मूत्र त्याग होता है, वो इंसुलिन हार्मोन के कारण होता है। तो दोनों में अंतर करना है, ये डायबिटीज इंसिपिडस है, ये तुम्हारा डायबिटीज इंसिपिडस है, और दूसरे वाला जो तुम्हारा होता है वो आपका डायबिटीज, याद रखिएगा, डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो ये दोनों को मैं आप चीजें समझ पाए होंगे, याद रखिएगा। तो दो हार्मोन पर हमने चर्चा की पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से। पहला जो हार्मोन हमने पढ़ा है ऑक्सीटोसिन, याद रखना ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो हार्मोन है वो एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है। तो दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन तुम्हारा होता है प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन, लेकिन दूध का स्राव करने वाला हार्मोन होता है तुम्हारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मदर हार्मोन हम कहेंगे प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन को, और लव हार्मोन हम कहेंगे ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन को। लेबर पेन शुरू करवाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिससे बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये हार्मोन जो होता है गाय और भैंस के तनों से दूध उतरवा देता है, और ये मिसकैरेज करवाने वाला हार्मोन है। अब इस केस को हिंदी में क्या कहते हैं वो तुम लोग देख लेना, कि अगर 1 महीने की प्रेगनेंसी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें इसी हार्मोन की दवाई देता है, इस वजह से गर्भाशय में जो भ्रूण होता है वो मिसकैरेज हो जाता है। तो मिसकैरेज करवाने वाले को हिंदी में क्या कहते हैं शब्द याद नहीं आ रहा, वो हिंदी वाला अभी शब्द याद आ ही नहीं रहा है आज। चलिए, दूसरा हार्मोन है आपका वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन क्या करता है, याद रखिएगा। वेसोप्रेसिन या एडीएच जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, और मूत्र में उतना ही पानी जाने देता है जितनी पानी शरीर को आवश्यकता नहीं होती है। अगर शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए तो मूत्र से पानी को अवशोषित करवा कर रक्त द्वारा शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा देगा, और अगर पानी ज्यादा है तो शरीर से उसको बाहर निकलवा देता है। अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बार-बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है, और बार-बार जब मूत्र त्याग की इच्छा होती है तो इस रोग को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें याद रखिएगा, जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, याद रखना, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। और एक होता है डायबिटीज आपका मेलाइटस, जिसमें इसको शुगर का रोग कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, और उस रोग के अंदर याद रखिएगा तुम लोग, उस रोग के अंदर आपका याद रख लेना ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये दो प्रकार के हमने रोग पढ़ लिए हैं, यहाँ पर दो प्रकार के हार्मोन हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद ये तुम्हारी पीयूष ग्रंथि अब कंप्लीट होती है, अगर पाली भी पढ़ ली और पश्चपाली भी हमने पढ़ ली है, तो पीयूष ग्रंथि को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब बात कर रहे हैं हम अगली ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं दूसरे नंबर पर पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं, पीनियल ग्रंथि 2 नंबर की ग्रंथि तुम्हारी पीनियल, जो सबसे ऊपर होती है पीनियल ग्रंथि, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो पीनियल ग्रंथि होती है, इसकी जो स्थिति होती है, स्थिति जो होती है उसे हम कहते हैं, याद रखना, स्थिति मस्तिष्क में होती है। ये बताइए आप लोगों को, मस्तिष्क में एपिथैलेमस, मस्तिष्क के एपिथैलेमस, मस्तिष्क का एक भाग होता है एपिथैलेमस,
हमने अभी पढ़ा हाइपोथैलेमस, हाइपो के ऊपर थैलेमस और उसके ऊपर एपिथैलेमस होता है। मस्तिष्क का भाग होता है एपिथैलेमस, उसी के अंदर पाई जाती है पीनियल ग्लैंड। एपिथैलेमस में, एपिथैलेमस में याद रखना स्थिति एपिथैलेमस। हार्मोन कौन सा निकलता है इससे? इसे जो हार्मोन निकलेगा मेलेनोसाइट होगा, मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट हार्मोन होता है। अच्छा, नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित हार्मोन, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से, अब ये अग्रपाली वाला हार्मोन में यहां करवा रहा हूं तो मैं क्या रखेगा? अग्रपाली से स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन एमएसएच, मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डरना नहीं है, डरना नहीं, एमएसएच नाम से याद करना है। पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली स्रावित हार्मोन एमएसएच इसका नियंत्रण करता है। याद, इसका जो नियंत्रण किया जाता है वो एमएसएच हार्मोन के द्वारा किया जाता है। पीनियल ग्लैंड इसकी स्थिति मस्तिष्क में है, याद रखिएगा, इसकी स्थिति तुम्हारे मस्तिष्क में है, और मस्तिष्क में कहां है? तो एपिथैलेमस एक भाग होता है, वहां इसकी स्थिति पाई जाती है, वहां इसकी स्थिति पाई जाती है, याद रखिएगा। और ये जो ग्रंथि होती है तुम्हारी पीनियल ग्रंथि जो होती है वो याद रखिएगा मेलेनोसाइट नाम का हार्मोन स्रावित करती है, मेलेनोसाइट नाम का हार्मोन स्रावित करती है, याद रखिए, मेलेनोसाइट नाम का हार्मोन स्रावित करती है। और ये क्या करती है ग्रंथि? ये जो मेलेनोसाइट हार्मोन होता है ये क्या करता है? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है मछली, इसका कार्य होता है मछली, उभयचर, मछली जो पानी में रहती है, उभयचर मेंढक वर्ग के जो जीव होते हैं पानी और सतह दोनों पर रहते हैं, मछली उभयचर, तथा सरीसृपों में, सरीसृप मतलब सांप वर्ग के जो जीव होते हैं सरीसृपों में रंग बदलने की क्रिया को प्रेरित करता है, रंग बदलने की क्रिया को प्रेरित करता है, रंग बदलने की क्रिया को प्रेरित करता है, रंग बदलने की क्रिया को प्रेरित करता है। याद, कौन सा हार्मोन है जो जीवों में रंग बदलने की क्रिया को प्रेरित करता है? समझना मेरी बात को। तो कभी भी तुम लोग देखना, मेंढक को छेड़ के देखना, वो मेंढक अपना गहरा पीला रंग कर लेता है, मेंढक को छेड़ा कभी वो अपना रंग तुम्हारा गहरा पीला कर लेगा, या क्रिकेट को देखा होगा वो रंग बदल लेता है। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो अपना रंग बदलते हैं, वो रंग इसलिए बदलते हैं कि उसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीनियल, और कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेनोसाइट। इसी हार्मोन के कारण ही इनमें रंग बदलने की ताकत आ जाती है, इन जीवों में रंग बदलने की ताकत आती है, याद रखिए। अब ये ग्रंथि हमारे अंदर क्या करती है? हमारे अंदर क्या करती है? शब्द याद आ गया है, याद रखिएगा, वो शब्द याद आ गया है तुम्हारा गर्भपात, गर्भपात जो होता है, बस एक शब्द ये, तो गर्भपात मिसकैरेज वाला शब्द याद नहीं, हिंदी में गर्भपात करवाने वाला हार्मोन है वाला, गर्भपात करवाने वाला हार्मोन। ध्यान रखना, कौन सा हार्मोन गर्भपात करवा देता है? तो वो तुम्हारा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। अच्छा, पीनियल ग्लैंड क्या करती है हमारे अंदर? हमारे अंदर क्या करती है? तो हमारे अंदर लैंगिक लक्षणों को, हमारे अंदर लैंगिक लक्षणों या यौवनावस्था को अवरुद्ध करती है, अवरुद्ध करती है, जिससे करती है। अतः यह हमारे अंदर, अतः यह हमारे अंदर, अतः यह हमारे अंदर 8 वर्षों तक सक्रिय रहती है, 8 वर्षों तक सक्रिय रहती है। फिर धीरे 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 नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण जमा हो जाते हैं, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिन्हें सैंड ऑफ ब्रेन कहते हैं, जिन्हें सैंड ऑफ ब्रेन कहते हैं। कौन सी ग्रंथि को सैंड ऑफ ब्रेन कहा जाता है? तो पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है। याद रखना, ये हमारे अंदर क्या करती है? ये ग्रंथि हमारे अंदर लैंगिक लक्षणों को विकसित होने नहीं देती है, इसलिए 8 वर्षों के बाद धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होती है, हमारे अंदर लैंगिक लक्षणों को आना शुरू हो जाता है, और हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था में या युवावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। याद रखना, लैंगिक लक्षणों का विकास हमारे अंदर शुरू हो जाएगा अगर ये ग्रंथि हमारे अंदर धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। अगर ये ग्रंथि लंबे समय तक क्रियाशील रहती है तो हमारे अंदर काफी 15-16 साल तक भी लक्षण धीरे धीरे नहीं आ पाते, लैंगिक लक्षण नहीं आ पाते। तो ये ग्रंथि अगर धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होती है तो हमारे अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है, और हमारे अंदर लैंगिक लक्षण यौवनावस्था प्रारंभ हो जाती है, और हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये ग्रंथि हमारे अंदर लैंगिक लक्षणों को अवरुद्ध करने वाली ग्रंथि होती है। इसके अलावा प्रकाश के उद्दीपन से सर्वाधिक प्रभावित ग्रंथि है, सर्वाधिक प्रभावित ग्रंथि होती है, सर्वाधिक प्रभावित ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे कौन सी ग्रंथि इस प्रकाश के उद्दीपन से प्रभावित ग्रंथि है तो याद रखना पीनियल ग्लैंड है। हमारा समझना, अगर इस ग्रंथि को प्रकाश मिलता रहे ज्यादा मात्रा में तो ये धीरे धीरे नष्ट होती है, लेकिन जिन लोगों में प्रकाश नहीं पहुंच पाते, लोग अंधे होते हैं, जो बच्चे अंधे होते हैं उनमें ये प्रकाश नहीं पहुंचने की वजह से ये ग्रंथि जल्दी नष्ट होना शुरू हो जाती है, 5-6 साल की उम्र में नष्ट हो जाती है। इस वजह से अगर ग्रंथि नष्ट होना शुरू होती है तो लैंगिक लक्षणों का विकास शुरू हो जाता है। यही कारण होता है कि अंधे बच्चे जल्द ही जवान हो जाते हैं, अंधे बच्चे इसलिए जल्दी जवान हो जाते हैं, 10-11-12 साल की उम्र में उनमें किशोरावस्था वाले लक्षण पैदा हो जाते हैं। इसका कारण है क्योंकि प्रकाश के उद्दीपन से सर्वाधिक प्रभावित ग्रंथि होती है। याद रखना, अगर जिन व्यक्तियों को प्रकाश नहीं मिलता है तो उन व्यक्तियों के अंदर ये ग्रंथि जल्दी नष्ट होना शुरू हो जाती है, और इनके अंदर इस वजह से उनमें याद रखिएगा लैंगिक लक्षणों का विकास जल्द ही हो जाता है। तो प्रश्न आता है प्रकाश के उद्दीपन से सर्वाधिक प्रभावित ग्रंथि कौन सी होती है? तो याद रखना ये तुम्हारी पीनियल ग्लैंड होती है। इसके अलावा क्या? ध्यान से सुनना, दिन व रात के चक्र का निर्धारण करती है, दिन व रात के चक्र का निर्धारण करती है, दिन व रात के चक्र का निर्धारण करने वाली ग्रंथि, निर्धारण करने वाली ग्रंथि कौन सी ग्रंथि दिन व रात के चक्र का निर्धारण करती है? मतलब दिन का मतलब प्रकाश और रात का मतलब अंधेरा, तो दिन और रात के चक्र का जो निर्धारण करती है वो तुम्हारी यही ग्रंथि होती है। याद रखना, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, इसे जैविक घड़ी कहते हैं, इसे जैविक घड़ी कहा जाता है, जैविक घड़ी कहा जाता है, जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, इसीलिए इसे जैविक घड़ी कहते हैं, इसे जैविक घड़ी कहते हैं। देखो, दिन और रात के चक्र का प्रकाश के उद्दीपन से ग्रंथि प्रभावित होती है, उसमें सक्रिय होती है, उसमें ग्रंथि सक्रिय रहती है, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है तो ये ग्रंथि एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाती है और हम आराम से सो जाते हैं, नींद आ जाती है। आप देखा होगा तो रात को हम भरपूर सोते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश का उद्दीपन मिलना शुरू हो जाता है तो हम उठ जाते हैं, और दिन में हम इतना नहीं सो पाते जितना हम रात को अच्छे तरीके से सो पाते हैं। इसका कारण है क्योंकि ये वो ग्रंथि है तो दिन और रात के चक्र का निर्धारण करती है। अगर कमरे में बल्ब जल रहा होता है, प्रकाश हो रहा होता है, तो हमें नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, प्रकाश के उद्दीपन में ग्रंथि ज्यादा एक्टिव होती है। तो तुमने कई बार देखा होगा हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं जो रात के समय जागते हैं। इसका कारण है क्योंकि छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं, 2-3 महीने के जो बच्चे होते हैं, हम बल्ब जलाकर सोते हैं, और जब बल्ब जलाकर सोते हैं तो बच्चों में ग्रंथि बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। याद रखना, और जब बहुत ज्यादा एक्टिव होती है इस वजह से बच्चे के उद्दीपन मिलेगा प्रकाश का, इस वजह से बच्चा रात के समय जाग रहा होगा। इसलिए बल्ब को बंद करके सोना चाहिए। जो 1-2 महीने के बच्चे घर में होते हैं, बल्ब
बल्ब को बंद करके सो लो तुम, ताकि बच्चा आराम से सो ले, लेकिन नहीं, हम बल्ब जलाकर सोते हैं, इस वजह से बच्चा सो नहीं पाता है। जिसे तुम कहते हो कि बच्चा रात को तो आराम से खेलता है और दिन में सोता है, क्योंकि दिन में प्रकाश हम लाइट बंद कर देते हैं कमरे में और वो बच्चा नॉर्मल रोशनी होती है, हल्का हल्का प्रकाश होता है, तो उस वजह से बच्चे को अंधेरा लगता है और बच्चा आराम से सो लेता है दिन में। तो ये कारण ध्यान रखना, क्योंकि ये ग्रंथि बचपन में बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इसके अलावा इसे मानव की तीसरी आंख कहते हैं, मानव की तीसरी आंख, इसे मानव की तीसरी आंख कहते हैं। कौन सी ग्रंथि को मानव की तीसरी आंख कहते हैं? मानव की तीसरी आंख कहते हैं। तो याद रखना, कौन सी ग्रंथि को मानव की तीसरी आंख कहा जाता है? तो इसी पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है। जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हम बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जैसे ही कहीं बाहर कोई बिल्ली ने किसी चीज को गिरा देती है या बाहर कोई तेज आवाज होती है, हम एकदम उठ जाते हैं। ये जो हमें उठाने का काम कर रही है वो तुम्हारी यही पीनियल ग्लैंड कर रही है, क्योंकि सोने के बाद आंखें तुम्हारी बंद है, तो हमें फिर उठाया किसने? ये तुम्हारी पीनियल ग्लैंड है। याद रखना, जो एपिथेलेमस में पाई जाती है, ये तो बाद में धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है, लेकिन वो काम अब सारे एपिथेलेमस वाला भाग कर रहा है। वो सारा भाग अब एपिथेलेमस कर रहा है, जो बचपन में ये ग्रंथि करती थी। तो जैसे बाहर कोई आवाज होती है हम झट से उठ जाते हैं, या पापा की आवाज जैसे हमारे कानों में गुजरती है, हम सो रहे होते हैं और जैसे पापा की आवाज गिर रही होती है कानों में गिरती है, हम एकदम उठ जाते हैं। वो इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि पीनियल ग्लैंड अभी भी जागृत होती है और इसीलिए मानव की तीसरी आंख कहलाती है। तो बहुत सारे प्रश्न इस पीनियल ग्लैंड में बनते हैं। याद रखना, कौन सी ग्रंथि लैंगिक लक्षणों को अवरुद्ध करती है, हमारे अंदर लैंगिक लक्षण नहीं आने देती है? तो याद रखना, पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि 8 साल के बाद धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है? तो याद रखना, पीनियल ग्लैंड। सेंटोब्रेन किसे कहते हैं? पीनियल ग्लैंड को। बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं? पीनियल ग्लैंड को कहते हैं। मानव की तीसरी आंख किसे कहते हैं? पीनियल ग्लैंड को कहते हैं। याद रखना, प्रकाश उद्दीपन से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? पीनियल ग्लैंड होती है, याद रखिएगा। और अंधे बच्चे जल्दी जवान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अंधे बच्चों में प्रकाश उद्दीपन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से ग्रंथि जल्दी नष्ट हो जाती है। जितनी जल्दी ग्रंथि नष्ट होती है उतनी ही जल्दी हमारे अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। तो ये पुरानी जो तुम्हारी 9वीं 10वीं कक्षा की किताब थी, आठवीं आपकी जो किताबें लगती थी, उनमें सारी बातें लिखी पड़ी है तुम्हारी वैसे की वैसे। इसलिए ये तुम्हें करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रश्न वहां से भी बन सकते हैं। तो इसलिए इसे मानव की तीसरी आंख तो कहा जाता है, प्रकाश उद्दीपन में प्रभावित होती है और लैंगिक जैविक घड़ी कहलाती है। इस ग्रंथि पर नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के गर्भाशय से निकलने वाला हार्मोन एमएसएच करता है। याद रखना, मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो इस ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण करता है। तो हमने दो ग्रंथियों पर चर्चा कर ली, हमने पीयूष ग्रंथि की बात की और हमने पीनियल ग्लैंड की बात की। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से 4 हार्मोन पहले पढ़े थे, फिर इसके बाद एमएसएच पढ़ा हमने, 5 हार्मोन हो गए। और पश्चपाली के हार्मोन जो हाइपोथैलेमस में बन रहे थे, उसमें 2 हार्मोन पर हमने चर्चा की है, ऑक्सीटोसिन और दूसरा वेसोप्रेसिन या एडीएस हार्मोन। तो शरीर की वृद्धि करने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है, उत्तक क्षय को रोकने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, पहले अवस्था बच्चा बोना रह जाएगा, बोनापन रोग हो जाएगा, ब्लाफिज्म रोग हो जाएगा। और अगर वो जो बोने होते हैं वो फिल्मों में में काम करते हैं, जैसे बोनों को मिजेट कहेंगे। हम एक प्रकार की बोने अभी और पढ़ने वाले हैं, थायरोसिन हार्मोन में। अगर इस हार्मोन की कमी वयस्क अवस्था में होती है, तो बच्चा जो व्यक्ति होता है उसे बुढ़ापा आ जाता है, जल्दी उत्तक क्षय हो जाता है, साइमन का रोग या बीच में क्लोटिमा होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि हार्मोन की अधिकता होती है तो व्यक्ति की हाइट 7 से 8 फीट तक चली जाती है, वहां कायता रोग हो जाता है, जाइजेटिस। एक्रोमेगली वयस्क अवस्था में हो जाता है, चेहरे की हड्डियां अत्यधिक बढ़ जाती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है बढ़ जाती है, ऊपर पैदा होता है, चेहरा गोरिल्ला के समान हो जाता है, एक्रोमेगली रोग हो जाता है। एफएसएच हार्मोन पढ़ा, पुरुषों में शुक्राणु बनाएगा, महिलाओं में अंडाणु बनवाएगा और महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्राव करवाएगा, एफएसएच। एलएच हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्राव करवाएगा, महिलाओं में अंडोत्सर्ग करवाएगा और प्रेगनेंसी होने के बाद कार्पस लुटियम का विकास करवाएगा, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में बनाए रखेगा। पीयूष ग्रंथि के पश्च से हार्मोन आएगा, 9 महीने की प्रेगनेंसी, 280 दिन की प्रेगनेंसी जैसे पूरी हो जाएगी, एक हार्मोन का स्राव होगा जिसका नाम होगा ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन। वो रक्त के द्वारा गर्भाशय में पहुंचेगा, गर्भाशय में जाकर गर्भाकुंचन क्रिया करवाएगा, जिससे लेबर पेन होगा, अत्यधिक पीड़ा होगी, जिससे बच्चे का जन्म। तो बच्चे के जन्म के लिए ऑक्सीटोसिन होगा, बच्चे का जन्म गर्भाशय में बनाए रखने वाला प्रोजेस्टेरोन एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के विरोधी हार्मोन होते हैं। दूध का निर्माण करवाएगा प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन, लेकिन दूध का स्राव करवाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मदर हार्मोन है कि दूध का निर्माण करवाता है, तो मदर हार्मोन है तुम्हारा कौन सा? इसी मदर डेयरी का नाम पड़ता है। मदर हार्मोन तुम्हारा दूध का जहां उत्पादन होता है, दूध का जहां निर्माण होता है, आपका प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक, उसको मदर हार्मोन कहा था। ऑक्सीटोसिन हमने कहा था लव हार्मोन, क्योंकि ये बच्चे और मां के बीच में स्नेह पैदा करवाता है, मिसकैरेज करने वाला है, गर्भपात करने वाला हार्मोन है तुम्हारा ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये कभी भी गर्भाशय में किसी भी प्रेगनेंसी को रुकने नहीं देगा, इसकी मात्रा बढ़ती है तो। जो पशु प्रेग्नेंट हो जाते हैं उनमें ऑक्सीटोसिन लेवल कम होने से प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे दूध का स्राव कम हो जाता है, वो बाकरे हो जाते हैं, क्या जाता है। लेकिन अगर इस हार्मोन का टीका लगाया जाए तो उन पे भी दूध का स्राव होने लग जाता है। तो गाय और भैंस के थनों से दूध उतरने वाला हार्मोन तुम्हारा यही हार्मोन होता है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूध में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन होता है। कमी हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस रख लेना, ये बहुत बार आता है। डायबिटीज का नाम है तो भागते किस तरफ हो, याद रखना इंसुलिन की तरफ, लेकिन ये डायबिटीज इंसिपिडस है ना कि डायबिटीज मेलाइटस है। इंसिपिडस है तो एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन। पीनियल ग्लैंड पर हमने विस्तृत चर्चा कर ली, 2 ग्रंथियां हमने पूर्णतः पढ़ ली है और बतावे के साथ कहता हूं इससे बाहर का पेपर प्रश्न बनाते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। कल पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि की छोटी-छोटी बातें रहती है और इसके बाद छोटी-छोटी ग्रंथि है, अब ज्यादा नहीं होगी। कल ये तुम्हारी 10 वाली ग्रंथियों का 6 वाली ग्रंथि कंप्लीट हो जाएंगी, विस्तृत रह जाएंगी, बस वो कंप्लीट हो जाएगी तो ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा 2 या 3 घंटों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलिए।